नक्सलियों ने अचानक घेर लिया है। मम्मी अगर मैं जीवित बचा, गनीमत है। मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। नक्सलिज्म, जिसको माओइस्ट इंसर्जेंसी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पिछले 57 साल से हमारे देश को खाई जा रही है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस कारण हमारे देश के लोगों ने हमारे 2700 से भी ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया। अगर अपन इस एक नंबर को कंपेयर करने जाए तो 1999 की कारगिल वॉर में हमारे 600 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे और 71 की कारगिल वॉर में 2500 से थोड़े ज्यादा। यानी कि एक नक्सलिज्म की नेशनल इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम ने एक वॉर से ज्यादा लोग मारे हमारे देश के। और नक्सलिज्म की प्रॉब्लम फेल्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज, करप्शन और कैपिटलिज्म का एक ऐसा बीज है जो वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बोया गया था। और समय के साथ साथ इस नक्सलिज्म के बीज के पेड़ ने पूरे देश भर में अपनी जड़ों को फैला लिया। और इस वीडियो में अपन समझेंगे नक्सलिज्म की हिस्ट्री क्या है, कैसे इंडिया में 3 फेजेस में नक्सलिज्म फैला और आज की डेट में कैसे नक्सलाइट मूवमेंट एक डिक्लाइन पे आ रहा है। Two braves were martyred after an ambush with Maoists in Bijapur in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए। 14 CRPF jawans were killed in a deadly Maoist attack in Sukma district of Chhattisgarh. The incident has shaken the state government with the chief minister calling an अब तुम बताओ कम्युनिस्ट कौन होता है? देखो, कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे ना कोई प्राइवेट एंटिटी। ये सारे रिसोर्सेज कम्युनिटी को साथ में ओन करने चाहिए और उसी कम्युनिटी के सारे लोग इक्वल तरीके से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो मोस्टली पीपल फ्रॉम लोअर क्लास ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड जैसे फार्मर्स, लेबरर्स वगैरह को अट्रैक्ट करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही लोग ग्राउंड लेवल पे लोकल रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन लोगों को समझ आता है कि लेवल ऑफ आउटपुट बाकी सबके लिए जब भी फेयर होगा जब रिसोर्सेज बाकी सारे लोगों में इक्वली बांटे जाए। यानी कि अगर कोई एक आदमी जिसके पास ज्यादा लैंड होगा वो ऑब्वियसली बाकी सारे फार्मर से ज्यादा आउटपुट क्रिएट करेगा। रिगार्डलेस ऑफ पर्सन्स ओन कैपेसिटी, रिसोर्सेज सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और यही मोटा मोटी कम्युनिस्ट लोग मानते हैं। अब ना कोई पीछे रह जाए या फिर कोई एक आदमी बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आगे आती है। अब इसी आइडियोलॉजी पे 1964 में वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम नाम की पार्टी की नींव रखी जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इस पार्टी में मेजॉरिटी सारे छोटे फार्मर्स और लेबरर्स एक साथ आए और इसी कारण से सीपीआईएम का लोगो बना एक सिकल। देखो, सिकल को बोलते हैं हिंदी में हसिया। देखो, हसिया एक टूल होता है जो फार्मर यूज करता है हार्वेस्ट के टाइम पे क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए। और इन सारे लोगों ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लैंड जैसी मांगों को सरकार के सामने रखा। अब 1964 में सीपीआईएम वेस्ट बंगाल में बंद तो जाती है लेकिन इनकी डिमांड्स पे कोई ध्यान नहीं देता। वेस्ट बंगाल की देखा देखी में केरला, ओडिशा, बिहार जैसी स्टेट में भी सीपीआईएम की थोड़ी बहुत ब्रांचेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मार्च 1967 वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में कुछ लैंडलेस फार्मर्स जोटेदार्स पर अटैक कर उनकी जमीन को छीन लेते हैं। देखो, जोटेदार ईस्टर्न रीजन में अर्लियर टाइम्स में वो फार्मर्स हुआ करते थे जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड थी। अब नक्सलबाड़ी के गांव के साथ साथ आजू बाजू के गांव में भी लैंडलेस फार्मर्स ने जोटेदार्स को अटैक कर उनकी जमीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। लैंडलेस फार्मर जोटेदार्स को अटैक करते, उनको बंदी बनाते और उनकी जमीन पे खेती करना शुरू कर देते हैं। जोटेदार के बड़े पीस ऑफ लैंड को बाकी सारे फार्मर छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड में एक दूसरे में बांट लिया करते हैं। इन सारे किसानों की सेंट्रल सरकार से मांग थी कि उन्हें जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाए अपना गुजारा निकालने के लिए, लेकिन सेंटर के सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी जिस कारण से किसानों को मैटर्स को अपने हाथ में लेना पड़ा। अब ये पूरा मैटर वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू होता है और इसी कारण से जिन लोगों ने जमीन कब्जा करने के प्रोसेस में पार्ट लिया तो उन्हें नक्सलाइट बोला जाने लगा। अब ईयर 1969 आते हुए सीपीआईएम पार्टी का एक रेडिकल हिस्सा सीपीआईएम से अलग होने की कोशिश करता है। सीपीआईएम का एक रेडिकल हिस्सा पूरी तरीके से नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहता था। इसी कारण से 1969 में सीपीआईएमएल नाम की नई पार्टी का गठन होता है और इस पार्टी को कारू सनेल और चारू मजुमदार नाम के 2 लोग लीड करते हैं। तो पहली बता दूं, ये मेरे भाई नहीं है। अब इस टाइम के दौरान वेस्ट बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और बाकी सारी स्टेट्स में बड़े बड़े जमींदार और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मर्डर रिपोर्ट्स बाहर आना शुरू होती हैं और इन सारे अटैक्स के पीछे होते हैं नक्सलाइट्स। कई सारे गांव के बच्चे नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए स्कूल्स छोड़ देते हैं और चारू मजुमदार पब्लिकली वॉर ऑन अपर क्लास को डिक्लेयर करते हैं और इस कारण से नक्सलिज्म के कारण देश भर में डेथ्स होना शुरू हो जाती है। अब इस पूरे मैटर को उस टाइम पे भी सेंटर स्मार्टली हैंडल कर सकती थी
प्रॉपर लैंड अलॉटमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज करके नक्सल इंसर्जेंसी को उस टाइम पे कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन हमारी सर मैडम प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं करती है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑर्डर दे देती है ऑपरेशन स्टीपल चेस को। इंदिरा गांधी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स को नक्सल इंसर्जेंसी एरिया जैसे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार के स्टेट्स में ऑर्डर दे देती है। इंडियन आर्मी को उस टाइम पे ऑर्डर दे दिया जाता है कि नक्सलाइट मूवमेंट में जितने भी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें ढेर कर दिया जाए। ऑपरेशन स्टीपल चेस के अंडर में कई सारे माओवादी लोगों को मार दिया जाता है। साथ ही साथ चारू मजुमदार नक्सलाइट मूवमेंट के फाउंडर को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन चारू मजुमदार की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है और यहाँ से नक्सलाइट मूवमेंट का पहला फेज खत्म होना शुरू हो जाता है। स्टिल अंडर डेवलपमेंट ऑफ नक्सल अफेक्टेड एरिया, चारू मजुमदार की डेथ और कई सारे किसान जो नक्सल बने उनकी डेथ नक्सलिज्म की आग को कई गुना बढ़ा देती है। अब सेंटर की पॉलिसीज के खिलाफ किसान भाइयों को गुस्सा इतना ज्यादा तेज बढ़ जाता है कि इंडिया की 10 से भी ज्यादा स्टेट्स और 91 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलाइट मूवमेंट पनपना शुरू हो जाता है। इन सारे रीजन्स में इंसर्जेंसी इतनी बढ़ जाती है कि इसको रेड कॉरिडोर का नाम दे दिया जाता है। नक्सलाइट मूवमेंट के सेकेंड फेज से नक्सलाइट्स प्रॉपर ट्रेन मिलिटेंट ग्रुप्स की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं और नक्सलिज्म के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए माओवादी लोग चोरी चकारी, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसी फील्ड्स में भी उतर जाते हैं। देश के छोटे छोटे जंगलों में प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप सेटअप किए जाते हैं और इन ट्रेनिंग कैंप्स में नक्सलाइट मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन और नए नक्सलाइट्स की भर्ती का काम करवाया जाता है। और कई सारे विलेजेस में खुद नक्सलाइट्स अनाउंस करते हैं कि हर फैमिली से मेल पार्टिसिपेशन नक्सलाइट के मूवमेंट में कंपलसरी होगा और अगर किसी फैमिली से कोई मेल नक्सलाइट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा और ऐसा ही होता है। अब देखो कई सारे लोकल ट्राइबल लोगों फार्मर्स का लाइवलीहुड टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट था। ये ट्राइबल लोग फॉरेस्ट के सामान को लाते, थोड़े बहुत उससे चीजें बना के मार्केट में बेचा करते हैं। लेकिन 1980s में इंदिरा गांधी सरकार अपने पैर के ऊपर पत्थर की बाल्टी मार लेती है। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को निकाला जाता है। अब मोटा मोटी इस एक्ट के अंदर में लोकल ट्राइबल लोग जो अपने फॉरेस्ट में सालों से रह रहे हैं खुद ही की फॉरेस्ट से एक पत्ता तक निकाल के मार्केट में नहीं बेच सकते। और दूसरी तरफ यही लोकल ट्राइबल लोग देखते हैं कि वो तो खुद के फॉरेस्ट लैंड को यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन जो कैपिटलिस्ट है फॉरेस्ट को अपने हिसाब से निचोड़ रहा है। और इस पॉइंट से फार्मर्स, लेबरर्स के साथ साथ लोकल ट्राइबल लोगों में भी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। एक लोकल कम्युनिटी खुद के रिसोर्सेज को तो यूज नहीं कर पा रही, लेकिन एक बड़ी एंटिटी उनके रिसोर्सेज को उनके सामने निचोड़ रही है। हम लोग यहाँ पे समझे लोकल फार्मर्स के साथ साथ लोकल ट्राइबल लोगों में भी कम्युनिज्म की भावना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जागरूक होना शुरू होती है। तो सरकार की फेल्ड पॉलिसीज और अंडर डेवलपमेंट के कारण इस पॉइंट से लोकल ट्राइबल लोग भी नक्सलिज्म के मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब फेज 2 में वापस से सीआरपीएफ के जवानों को रेड कॉरिडोर की स्टेट्स में डिप्लॉय कर दिया जाता है। नक्सलाइट्स काफी ज्यादा ट्रेंड होते, गुरिल्ला नीति को यूज करके काफी ज्यादा सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद होते हैं। नक्सलाइट्स भूमिया जो अपर कास्ट कम्युनिटी है उसके 38 लोगों को इंक्लूडिंग बच्चों और औरतों को मौत के घाट उतार देते हैं। यानी कि अब नक्सलाइट्स के अंदर की खुन्नत का शिकार आम लोग भी बन रहे थे। गवर्नमेंट वापस से एक एग्रेसिव स्टैंड नक्सलाइट्स के खिलाफ अडॉप्ट करती है और 86,000 पर्सनल्स को ड्रॉप किया जाता है रेड कॉरिडोर के एरिया में नक्सलिज्म के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे तैसे लेट 1990s तक नक्सलिज्म के मूवमेंट को वापस सप्रेस कर दिया जाता है। और कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही थी उन पार्टीज को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाइड या फिर इलीगल पार्टीज की कैटेगरी में डाल देती है। इस पॉइंट से नक्सलिज्म का सेकेंड फेज दबना शुरू होता है। 21 सितंबर 2004 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, इंडिया के 3 सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ आती है और एक गठन करती है और यहाँ से जन्म होता है एक नई सीपीआईएम का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। यहाँ माओइस्ट यानी माओ जेडोंग इंडिपेंडेंट चाइना के पहले प्रेसिडेंट जिन्होंने चाइना को सुपर पावर बनाया। माओ जेडोंग की एक फार्मर्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। माओ का मानना था कि फार्मर्स किसी भी रिवोल्ट को लीड करते और उनकी सोसाइटी में अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होती है और इसे कहते हैं प्रोट्रैक्टेड पीपल एट वॉर। अब इन 3 वर्ड्स में से पहले तुम लोग पीपल एट वॉर की डेफिनेशन समझो। माओ डिफाइन करते हैं पीपल यानी फार्मर्स, लेबरर्स, पीपल ऑफ लोअर इकोनॉमिक या ऑप्रेस्ड कास्ट एट वॉर अगेंस्ट ऑपरेशन यानी अपर क्लास, और प्रोट्रैक्टेड यानी लेंदी। जो वॉर लोअर क्लास के लोग लड़ेंगे वो लेंदी होगी क्योंकि वो लोग ऑप्रेस्ड कई सालों से और उन्हें लड़ाई को लड़ने के लिए जो रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और ये वेल एक्सेप्टेड उन लोगों के बीच में होना चाहिए और इसी को कहते हैं प्रोट्रैक्टेड पीपल एट वॉर। और माओ की इसी आइडियोलॉजी पे सीपीआईएम का गठन होता है और 2004 में सीपीआईएम नक्सल मूवमेंट को एक अलग लेवल पे ले जाती है। दुनिया भर के नक्सलाइट ग्रुप एक साथ आते, एक ट्रेड मिलिटेंट की तरह परफॉर्म करते और हमारे देश भर में सीआरपीएफ के जवानों को मारना शुरू कर देते हैं। देश में हाल तो इतने बुरे हो जाते हैं कि देश भर में जहां हमारे जवान मारे जाते हैं उसी एरिया में हमारे देश के लोग हमारे जवानों की शहादत को सेलिब्रेट करते हैं। बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने।
अब जो सीपीआईएम होती है फिजिकल अटैक के साथ साथ इंटेलेक्चुअल अटैक भी करती है लोगों पर। जेएनयू जैसे कॉलेज में एंटी नेशनल लोगों के द्वारा नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट दिया जाता है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिस कारण से ग्रास रूट लेवल पर नक्सलाइट मूवमेंट की वाइट वॉशिंग की जा सके। और जेएनयू के टीचर्स तो गांव-गांव जाते हैं, वहां के विलेजर्स को कन्विंस करते हैं कि वो लोग नक्सलाइट मूवमेंट को चुपचाप सपोर्ट करें। 14 मई को बस्तर के कुमाकोलेंग और नामा गांव में 4 लोगों का एक दल पहुंचा था, जिसमें जेएनयू के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जोशी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर विनीत तिवारी और छत्तीसगढ़ सीपीआईएम के राज्य सचिव संजय पराते शामिल थे। गांव वालों के मुताबिक इन लोगों ने खुद को दिल्ली से आए पत्रकारों का दल बताया था। आरोप है कि इन लोगों ने गांव वालों को नक्सलियों से मिलजुल कर रहने के लिए न सिर्फ उकसाया बल्कि धमकाया भी। वो तो पत्रकार हैं बोल के आए थे सर, दिल्ली के हैं बोले। तो लेकिन लोग थे कौन पता नहीं सर, हम लोग को देखे रहने तो पता चलेगा। तो गाड़ी में आए रे, तो लेडीज मन ऐसे हम लोग का जैसा आदमी जैसा कटिंग थे, आदमी मन 2 जन थे और एक लेडीज बाल वाली तो सुकमा कहीं बोल रही थी, वो गोंडी बात कर रही थी। क्या बोले वो लोग क्या बोले सर, तो देखो उन लोगों से मिलजुल के रहो, अच्छा से रहो, अंदर वाले से अच्छा रहो। अब पुलिस में आने से ना मुश्किल है, अपना गांव में बर्बाद हो जाएगा। देखिए कुमाकोलंग में जैसा गए हैं ना, क्या तो सिलेंडर होने गए हैं, वही लड़का लोग आके घर कूड़ा को जला देंगे, बाद में नक्सली का बदनाम होगा। लेकिन परसों लोग जलाएंगे, परसों से दूर रहो बोले। नक्सलाइट मूवमेंट्स को एंटी इंडिया ग्रुप मिलिशिया गन्स और मनी सप्लाई करते हैं। एक टाइम तो देश में ऐसा था कि 20,000 से भी ज्यादा नक्सलाइट्स का खान पान और सप्लाई की पूरी जिम्मेदारी एक बार में उठाई जा रही थी, जिसका टोटल खर्चा 1500 करोड़ से भी ज्यादा था पूरे 1 साल का। नक्सलाइट मूवमेंट हाथ से इतना ज्यादा बाहर निकल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे बोल देते कि नक्सलाइट की इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम देश के लिए सबसे बड़ी खतरा है। 2009 में सेंटर वापस और आज तक का सबसे ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड लेती है नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ, और यहाँ से लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन ग्रीन हार्ट। इस ऑपरेशन के अंडर में रेड कॉरिडोर एरिया में 2500 से भी ज्यादा नक्सलाइट्स को मार दिया जाता है और 10,000 से भी ज्यादा नक्सलाइट्स को अरेस्ट कर लिया गया था। 2014 तक ये ऑपरेशन चलाया जाता है और उसमें मॉडर्न वेपनरी जैसे ड्रोन्स को यूज किया जाता है नक्सलाइट की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। ये पूरा ऑपरेशन 2014 तक चलता है। फिर 2014 में सीन में आती है मोदी सरकार। मोदी गवर्नमेंट नक्सलिज्म की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एग्रेशन में डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी को अपनाती है। अब जो नई सरकार आती है वो एग्रेसिव स्टैंड तो रखते हैं नक्सलाइट मूवमेंट के अगेंस्ट में, लेकिन साथ ही साथ उन एरिया में जब नक्सल इंसर्जेंसी काफी ज्यादा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर देती है, जैसे कि जो पिछड़े इलाके उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, जैसे कि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, जिस कारण से नक्सलाइट मूवमेंट का लोकल एरिया से स्ट्रॉन्ग होल्ड कम किया जा सके। दूसरी तरफ इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में फार्मर्स के लिए अलग अलग व्यवसाय के ऑप्शन निकाले जाते हैं, जिस कारण से तो नक्सल बन चुके वापस नॉर्मल लाइफ में लौट आए और जो नक्सल बनने की सोच रहे उन लोगों को इतनी दिक्कत ना हो, और इसको एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की कैटेगरी में डाला जाता है। नोट करने वाली बात यह कि ये प्रोग्राम 2011 में चालू हो गया था और 2021 की काउंसिल रिपोर्ट कहती है पहले जो नक्सल इंसर्जेंसी 10 स्टेट और 91 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई थी वो आज की डेट में 41 डिस्ट्रिक्ट में जाके समझ चुकी है। अब जब जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी फैलती है, जब जब कोई सोसाइटी का एक हिस्सा काफी ज्यादा पिछड़ने लगता है, तब तब नक्सलिज्म जैसी सिचुएशन राइज होती है। इसी कारण से 8 नए डिस्ट्रिक्ट को पोटेंशियल फॉर न्यू नक्सलिज्म इंसर्जेंसी की कैटेगरी में डाल दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें आज की डेट में परफॉर्मेंस लेवल का डेवलपमेंट नहीं किया गया है और इस कारण से इन डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग काफी ज्यादा पिछड़ गए और पोटेंशियली नक्सलिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं।